बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट्स सबसे पहले मुफ्त में आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया। अलीज़े के पूछने पर कि अगर वो सियाना की बच्ची की अर्जी हड्डियाँ जलाती है तो किसी को एतराज़ तो नहीं, सब ने इनकार में सर हिला रही थी। जैसे ही उसने चबूतरे के गिर्द लिपटे हुए धागे खोलने शुरू किए, हल्की सी ज़मीन हिली थी जैसे जलजला आया हो। अलीज़े खुद तो तिलावत कर रही थी। उसने शफीर को इशारा किया कि जल्दी से खजाना उठवा लो। वो लोग तो पहले ही भागने के चक्कर में थे, उन्होंने खजाना उठाया और भागने में ही आफियत जानी। उसने हातिम को भी जानने का इशारा किया मगर वो डांट के उसके पास खड़ा हो गया। अलीज़े ने उसे धक्के दिए मगर वो टस से मस ना हुआ। उसे तो अपना मसला नहीं था कि वो बावजू थी और तिलावत कर रही थी, मगर हातिम का तो कोई दीन ही नहीं था। वो शिकार हो सकता था सियाना के फ़रेब का। अचानक कुछ याद आने पे अलीज़े ने हाथ से अंगूठी उतारी और हातिम को पहना दी। उसे किसी सूरत उतारना मत। जैसे जैसे चबूतरे के गिर्द घूम कर धागे खोल रही थी तो जलजला भी तेज़ हो रहा था। अचानक एक मजदूर वापस अंदर आता दिखाई दिया। अलीज़े ने उसे इशारे से वापस जाने के बोला मगर इसी दम उस मजदूर का एक और हम शिकार दूसरी तरफ से आ गया। अलीज़े कांप रही थी और पढ़ रही थी। वो तो लोगों को फैंटी लगा के खुश होने वाली लड़की थी, मगर यहाँ तो बदरूह से मुकाबला था। जैसे ही तीसरी साइड से एक और उसी का हमशक्ल मजदूर आगे आया तो हातिम आगे बढ़ा। अलीज़े तुम अपना काम करो, उनको मैं देखता हूँ। और आगे बढ़ के उनको मारने के लिए जैसे एक को पकड़ा तो हवा की तरह उसके हाथों में से गुजर गई। अब तो तीनों हमशक्ल बारी बारी हातिम के गिरते से दायरे में घूम रहे थे। अचानक हातिम के दिमाग में कोई बोला उन पर रोशनी डालो और साया देखो। हातिम ने नीचे गिरी हुई टॉर्च उठाई और इन लट्टू की तरफ घूमते हुए हेलों की तरफ कर दी। जैसे ही साहिब अल्लाह पास से गुजरा, हातिम ने हाथ बढ़ा के उसे गर्दन से पकड़ लिया और दीवार में दे मरा। उसी दम दूसरे दोनों हेले गायब हो गए। हातिम ताकतवर तो पहले ही बहुत था, ऊपर से फिरौन की अंगूठी का साथ सोने पे सुहागा। वो मजदूर दीवार में जाके धप से लगा और किसी लचकीली गेंद की तरह ऊपर कर गिरा और रालें टपकाता हुआ दोनों बाजू और टांगों के बल किसी मकड़ी की तरह रेंगता हुआ अलीज़े की तरफ बढ़ने लगा। उसकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि खुद हातिम की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट होने लगी। शुक्र था कि अलीज़े अपने ध्यान में अपना काम कार्य करना, शायद उसका हार्ट फेल हो जाता। हातिम दोबारा उसकी और अलीज़े के दरमियान आ गया। तब तक अलीज़े ने धागे खोल के लीवर खींच दिया था। जैसे ही उसने हवा में छलांग लाई तो हातिम ने उसे टांगों से पकड़कर फर्श पे गिरा दिया। वो इतना लचकीला और बदबूदार था कि हातिम को अबकाई आ गई। अलीज़े जल्दी करो, मैं ज़्यादा देर इसको नहीं रोक सकता, मुझे घिन आ रही। अलीज़े ने जल्दी से कांपते हाथों से पेट्रोल का कैन उठा के बिना देखे अंदर गिराना शुरू कर दिया और लाइटर गन उठा के आग लगाने लगी। मगर जैसे ही वो लाइटर जलाती वो मजदूर के रूम में बदरूह फूंक मारती और अपने लंबे लंबे दांतों से रालें टपकाते हुए हंसने लगता। वो हातिम से अपना आप छुड़ाने की कोशिश कर रहा था मगर उसकी गिरफ्त मजबूत थी। हातिम ने अंगूठी का नगीने वाला हिस्सा उसकी गर्दन में चबोना शुरू कर रही थी। वहाँ से उसकी खाल तेजाब की तरह जल कर पिघलने लगी। खुद को हातिम से छुड़वाने के लिए जानवरों की तरह बारीक खौफनाक आवाज़ में डकराने लगा। उसी दम लाइटर जला और अलीज़े ने उस चबूतरे के अंदर फेंक दिया। कड़कड़ की आवाज़ों के साथ हड्डियाँ जलने लगी और बदरूह ने बैन करना शुरू कर दिए। चीखें और जलजला उनके दिमाग में हथौड़े की तरह लाग रहा था। अलीज़े ने हातिम का हाथ पकड़ा और खुफिया सुरंग की तरफ दौड़ लगा दी। वो लोग तेज़ से भागने लगे और उनके पीछे पत्थर उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। जैसे ही वो लोग सुरंग से निकल कर कमरे में दाखिल हुए, एक मजदूर ने आगे बढ़कर लीवर घुमा के दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद होते सब ने सुकून की सांस ली। दोनों तो धप से कालीन पर गिर कर बैठ कर हाँफने लगे। सफ़ीर ने आगे बढ़कर खुद उन्हें पानी की बोतलें पकड़ाईं। पानी पीकर ज़रा होश आया तो अलीज़े को भूख महसूस हुई। हातिम की गुमशुदगी से वो इतनी परेशान हुई थी कि नाश्ते के बाद से कुछ नहीं खाया था। उसने जैसे ही पीठ पर हाथ फेरकर कुछ कहना चाहा, उसी दम हातिम पीठ पर हाथ रख के खाने का बोल उठा। दोनों ने हैरत से एक दूसरे को देखकर कह कर लगाकर हंसने लगे। बाकी सब ने भी उनकी हंसी का साथ दिया और खाना ऑर्डर करके सब लोग बैठ के खाने को लेकर आगे के प्लान बनाने लगे। तब से किसी ने मजदूर की गुमशुदगी नोटिस नहीं की थी, मगर खजाने की बात पे एक मजदूर अपने साथी के बारे में पूछने लगा। तुम्हारा साथी उस बदरूह की भीड़ चढ़ गया, अलीज़े बताते हुए बहुत शर्मिंदा थी। हालांकि इसमें उसका कोई कसूर नहीं था। शायद वो मजदूर वहाँ से भागते हुए गिरा होगा और चोट लगने पर रोका हुआ, जिससे वो सियाना के कब्जे में चला गया। अब उस खजाने में से
उस मज़दूर के हिस्से से ज़्यादा उसके घर वालों को देना, और वहाँ यह खजाना हुकूमत मिस्र की मलकियत है, तो उसका कुछ हिस्सा ही सही उन लोगों को भेजिएगा। अलीज़े के बोलने पर सफ़ीर ने बस सारे लाया। खाना आने तक वो लोग हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो गए थे। जैसे ही खाना आया नदीदों की तरह टूट पड़े। अगले दिन बहुत खूबसूरत था। अलीज़े बहुत पुरसकून थी। सदियों बाद इसे एक गंदी बदरू का ख़त्मा हो गया था। अब उसे जल्द अज जल्द इंडिया के लिए निकलना था। वैसे भी यहाँ से सबको दे दिला के भी गोरों के पास इतना खजाना बच गया था कि अगले 10 साल के लिए उनके मुल्क की मईशत का बोझ आसानी से उठा सकता था। आराम ज़मीन के अंदर दंस गया था और वहाँ मीडिया वालों और हुकूमत के नुमाइंदों का रश लगा हुआ था, जो रातों रात आराम गिरने के बारे में क्यास आराइयाँ कर रहे थे। खजाना मिस्र की हुकूमत को किसी झूठ मूठ की जगह से खुदाई करते हुए मिलने का कहकर आर्कियोलॉजिस्ट के हाथों दिलवा दिया गया था। अलीज़े और हातम ने अपने खजाने का कुछ हिस्सा कैब के ड्राइवर को और बाकी उस गांव के लोगों को दे दिया जिन्होंने उनकी मेहमान नवाजी की थी। अगली सुबह वो लोग अभी नाश्ता ही कर रहे थे कि अमेरिकन सफ़ीर की आने की इतला मिली, और उसने आके जो बात अलीज़े से की उसे सुनकर अलीज़े बेइख्तियार मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी थी।